गरीब माँ की 5 फौजी बेटियां। हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। देखिए बाबूजी, लग रही है ना आपकी बेटी इस वर्दी में फौजी के जैसे। 5 साल की पूजा को फौजी की वर्दी पहना देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू भर आते हैं। देखो संध्या, हमारी बेटी इस फौजी की वर्दी में कितनी सुंदर लग रही है। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपनी बेटियों को फौजी ही बनाऊंगा। अजी, एक तो तुम खुद ही 6 महीने और साल भर तक घर परिवार से दूर रहकर देश की सेवा करते रहते हो। अगर मेरी बच्चियों को भी दूर कर दोगे तो इस माँ का मन कैसे लगेगा। मगर इस बार मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरी आंखों के सामने हो। इस बार दशहरा दिवाली साथ में मनाएंगे। दशहरा दिवाली आने में तो अभी बहुत दिन बाकी हैं। मगर 15 अगस्त आने वाला है। इस बार हम पिताजी के साथ रंग बिरंगी पतंग उड़ाएंगे। अर्जुन देश का एक फौजी है जो इस बार तकरीबन 3 महीने की छुट्टियों में अपनी पत्नी और बेटियों से मिलने आया है। संध्या की 4 बेटी हैं, सिया, जानवी, अन्नू। मगर संध्या के मन में एक बेटे की इच्छा है। संध्या 7 महीने की गर्भवती है। अचानक से अर्जुन को फोन आता है। अर्जुन, बॉर्डर के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। सभी फौजियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। यू हैव टू कम इमीडिएटली। जय हिंद सर। क्या हुआ जी? किसका फोन था? संध्या, बॉर्डर से फोन आया था। दुश्मनों ने हमला कर दिया है, मुझे जाना होगा। संध्या और उसकी बेटियां नम आंखों से उसे विदाई देती हैं और 15 अगस्त से ठीक 1 रात पहले बॉर्डर पर छिड़ी जंग में लड़ते वक्त अर्जुन शहीद हो जाता है। वहीं 15 अगस्त के दिन संध्या अपने फौजी पति के नाम का श्रृंगार किए हुए 15 अगस्त की खुशी मना रही होती है। तभी तिरंगे में लिपटी अर्जुन की लाश उसके आंगन में आती है। एक ही पल में उस सुहागन से उसका सिंदूर और उसकी मासूम बच्चियों से उसके पिता का नाम छिन जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मुझे और मेरी बेटियों को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। अजी उठिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अपने फौजी पिता की मौत के गम में अर्जुन की बेटियां और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोती हैं। तभी संध्या को डिलीवरी का दर्द शुरू हो जाता है। माँ, मेरा बच्चा। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं जानवी बेटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर सरला मौसी को बुलाकर लाती हूँ। जानवी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए भागकर सरला के घर आती है। सरला मौसी, जल्दी चलिए, मेरी माँ को बहुत दर्द हो रहा है। चल भागे यहाँ से। तुम दोनों मनहूस माँ बेटी मिलकर खा गई हमारे गांव की शान को। अरे एक ही तो फौजी था जो इस गांव का नाम रोशन करता था। पत्थर दिल सरला बेचारी जानवी को धक्का मार देती है, जिस कारण उसका सर पत्थर पर टकरा जाता है और खून निकलने लगता है। सरला मौसी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, मेरे साथ चलिए ना। जानवी के लाख गिड़गिड़ाने पर भी सरला मदद के लिए मना कर देती है, जिसके बाद संध्या की 4 बेटी उसे घर के अंदर लाती हैं। तभी बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और 10 साल की जानवी अपनी माँ का सर सहलाते हुए कहती है, माँ, ये लड़ाई हमारी खुद से है। माँ, आप एक शहीद फौजी की पत्नी हैं और हम उसी फौजी की बेटी। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अपनी बेटी के दिए हौसले से दर्द में तड़प रही संध्या थोड़ी देर बाद एक बेटी को जन्म देती है। अब 2 दिन बीत जाते हैं। फौजी अर्जुन के शहीद होने के बाद उनसे वो घर भी छिन जाता है। संध्या और उसकी बेटियां उसी गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगती हैं। मगर कई दिन की भूखी प्यासी होने के कारण उस गरीब माँ की बेटियां भूख से बिलबिला उठती हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। ठीक है मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए वो गरीब माँ सभी के घर का दरवाजा खटखटाकर उनसे मदद मांगती है।
मगर कोई उसे देखकर दरवाजा बंद कर देता तो कोई उसे भगा देता, जिसके बाद वो घर आती है। अपनी इस गरीब माँ को माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। माँ तुम रो मत। माँ हमें भूख नहीं लगी। माँ ये गांव वाले बहुत बुरे हैं। जब बाबूजी जिंदा थे तो सभी की मदद करते थे, मगर आज कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। बुरे हालातों में संध्या अपने फौजी पति को याद करने लगती है। तभी उसे अपने पति का अपनी बेटियों को फौजी बनाने का सपना याद आता है। आज के जमाने में मांगने पर तो भीख भी नहीं मिलती, हमें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। अब इस गरीब माँ की जिंदगी का मकसद अपनी 5 बेटियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें फौजी बनाना है। अगले ही दिन संध्या काम ढूंढने निकल जाती है, जहां उसे एक अस्पताल में साफ सफाई का काम मिल जाता है। और फिर वह अपनी 4 बेटियों को स्कूल में दाखिला दिलाकर अपनी सबसे छोटी बेटी हर्षिता को काम पर लेकर आती, उसे एक कोने में सुलाकर काम करने लगती। इसी तरह से 1 साल होने को आ जाता है। 15 अगस्त आने वाला है। अस्पताल की साफ सफाई तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, बाकी बचे हुए वक्त में क्यों ना मैं 15 अगस्त पर पतंग बनाकर बेचूं, इससे मैं 2 पैसे ज्यादा कमा पाऊंगी। संध्या रात के अंधेरे में जागकर पतंग बनाती, जिसे उसकी बेटियां सड़कों पर बेचने जाती। तभी एक दिन वह एक सड़क पर सिपाहियों की परेड की ट्रेनिंग होती देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब उन गरीब माँ की बेटियों के अंदर फौजी बनने का जज्बा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से हर दिन वह गरीब माँ कड़ी मेहनत करती और उसकी बेटियां लालटेन की रोशनी में रात भर जागकर पढ़ती। अब 15 साल बीत चुके थे। संध्या की 5 बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी, वहीं उनकी गरीब माँ अब अधेड़ उम्र की हो चुकी थी। माँ कहाँ हो आप? माँ ये लो मिठाई खाओ। मगर ये मिठाई किस खुशी में? माँ आपकी बेटियों ने आर्मी इंजीनियरिंग में टॉप किया है। अब बस हमारी कुछ हफ्तों की आर्मी ट्रेनिंग रह गई है, उसके बाद फौज में भर्ती के लिए हमारा सिलेक्शन होगा। माँ फिर आपकी बेटियां फौजी बनेंगी माँ। ये सुनकर गरीब माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, तुम्हारी इस गरीब माँ की बूढ़ी आंखों को उस दिन का इंतजार है जब खाकी तुम्हारे तन पर लहराएगी मेरी बच्चियों। अगले दिन जब वह ट्रेनिंग के लिए जाती हैं तो वहाँ फौजियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग की फीस बहुत ही ज्यादा होती है, जिस कारण वह 5 परेशान हो जाती हैं। दीदी ट्रेनिंग की फीस तो बहुत ही ज्यादा है। माँ हमारा पेट पालने के लिए आज भी कितनी मेहनत करती है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगी? तुम चारों चिंता मत करो, अब हम 5 अपनी ट्रेनिंग खुद करेंगे, मगर किसी भी कीमत पर हम 5 अपने सपने से पीछे नहीं हटेंगे। अगले ही दिन से वह 5 सुबह 4 बजे पूरे गांव में दौड़ लगाती हैं और बड़े बड़े पत्थरों को उठाना, पेड़ों पर चढ़ना, छिपना जैसे कठिन कामों को अपने ट्रेनिंग का हिस्सा बनाती हैं। और 1 हफ्ते के बाद वह 5 सिलेक्शन में जा रही होती हैं। तभी गांव के लोग उस गरीब माँ की बेटियों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। देख लो गाँव वालों, यही देखना बाकी रह गया था, ये बनेंगी फौजी। सच कहते हो लखन भैया, जितनी मक्कार इनकी माँ है उतनी ही बेशरम है उसकी ये बेटियां। लड़कियां भी फौजी बनने लगी तो बात ही क्या हो, चली हैं मर्द का मुकाबला करने। लोगों के इस तरह ताने भरी बातें सुनकर संध्या की बेटियां आंसू भरी आंखों के साथ जाती हैं, जहां उनसे फौजी की ट्रेनिंग का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें वह 5 पास हो जाती हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब आखिरकार उस गरीब माँ की 5 बेटियां फौजी बनकर सरहद पर लड़ाई लड़ती हैं और फौजी की वर्दी पहने अपनी माँ से मिलने आती हैं। देखो माँ, हम आ गई। हमने कहा था ना कि ये 5 फौजी बेटियां 15 अगस्त अपनी माँ के साथ ही मनाएंगी। हाँ मेरी बच्चियों, आज इस गरीब माँ का सीना अपनी फौजी बेटियों को देखकर गर्व से ऊंचा हो गया है। आज जहाँ से तुम्हारे बाबूजी तुम्हें देख रहे होंगे वो बहुत खुश होंगे। ये कहते हुए उस गरीब माँ की आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर जाती हैं, मगर ये आंसू कई सालों तक किए गए उस बड़े संघर्ष से भरे दिनों के इंतजार का फल था, जो आज अपनी बेटियों को फौजी की वर्दी में देखकर खुशी बनकर बह रहा था। सुमन भाभी, और कितनी देर लगेगी? प्लीज जल्दी से मेरा नाश्ता ले आओ। बस 5 मिनट प्रिया। सुमन जल्दी से अपने ससुराल वालों के लिए चाय नाश्ता लाकर उन्हें मेज पर परोसती है। सासू माँ, ये रही आपकी शुगर फ्री वाली चाय। और मेरी चाय कहाँ है सुमन बहू?
बाबूजी, आपके लिए चाय नहीं बल्कि कॉफी है, क्योंकि आपकी बीपी बढ़ी हुई है। ननद जी, रोहित जी, ये रही आप दोनों भाई बहन के लिए ब्रेड बटर और गर्मा गर्म चाय। पर सुमन भाभी, मैंने तो आपको छोले भटूरे बनाने के लिए बोला था, फिर आपने ब्रेड बटर क्यों बनाया? मुझे नहीं खाना ये ब्रेड बटर। अरे मेरी प्यारी प्यारी ननद जी, नाराज क्यों होती हो? मैं तो छोले भटूरे बनाने जा ही रही थी, मगर सुबह सुबह नाश्ते में छोले भटूरे भारी हो जाते। आज शाम को मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे जरूर बना दूंगी। पक्का सुमन भाभी? हाँ पक्का। अब जल्दी से नाश्ता कर लो। सुमन एक काले रंग की लंबे हाथ वाली लड़की थी, जिसकी शादी पिछले 1 साल पहले रोहित के साथ हुई थी। ज्यादा उभरी हुई सुंदरता तो नहीं, मगर सुमन का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, जिससे उसने अपनी सास सुमित्रा, ससुर दिलीप के साथ साथ अपने पति और ननद के दिल में भी जगह बना ली थी। इस तरह से सुमन की जिंदगी अब तक अपने ससुराल में खुशियों भरी गुजर रही थी। शाम को सुमन अपने ससुराल वालों के लिए अपने लंबे हाथों से झटपट से छोले भटूरे बनाती है। इतने में दिलीप और रोहित बारिश में भीगे हुए घर लौट आते हैं। क्या बात है सुमित्रा जी, आज रसोई घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? अजी सुमन बहू सभी के लिए छोले भटूरे बना रही है। इस बारिश के मौसम में बहू के हाथों के बने गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। थोड़ी देर में सुमन खाने की मेज पर बैठे अपने ससुराल वालों को गर्मा गर्म छोले भटूरे परोसती है। वाओ भाभी, क्या टेस्टी छोले भटूरे बनाए हैं आपने। सच में भाभी, आपके जैसे टेस्टी छोले भटूरे तो पूरे मंगल मार्केट में नहीं मिलते। वो तो कच्चे पक्के भटूरे बनाता है और छोले भी उबाल कर दे देता है। सचमुच सुमन बहू, तेरे हाथों में गजब का जादू है। तू बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है। तू भी हमारे साथ बैठकर खा ले बहू, वरना बाद में भटूरे ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा। जैसे ही सुमन अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर छोले भटूरे खाना शुरू करती है, तभी उसकी ननद कहती है, भाभी प्लीज एक भटूरा पास करना। अभी देती हूँ। भाभी, इतने से काम के लिए आपको उठने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो आपके लंबे हाथ ही काफी हैं। सुमन मुस्कुराकर अपने लंबे हाथों से प्रिया को भटूरे दे देती है। समय बीतता है। फिर एक दिन रोहित और दिलीप के स्टील कॉपर फैक्ट्री पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जो कि उनके बिजनेस साथी दुश्मनों की साजिश होती है। इस कारण से रोहित और दिलीप का कारोबार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। एक ही पल में उनसे उनका घर बार, दौलत, शोहरत सब कुछ छीन जाता है और सुमन का ससुराल गरीबी में किराए के एक छोटे से कमरे में गुजारा करने के लिए बेबस हो जाता है। ये सदमा सुमन के ससुर सह नहीं पाते और वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। वहीं रोहित काम ढूंढने लगता है। रोहित जी, कहीं काम मिला? नहीं सुमन, आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला। अजी, बिना पैसे के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बाबूजी की दवाइयों का खर्चा, घर का दाना पानी, ये सब कैसे होगा? सुनिए, अगर आप ठीक समझे तो जब तक आपको कहीं काम नहीं मिल जाता, मैं खाना बनाने का काम कर लेती हूँ। जो 2 पैसे आएंगे उससे गृहस्थी तो चलेगी। रोहित सुमन की बात मान जाता है, जिसके बाद सुमन एक कोठी में रोटी बनाने का काम करने लगती है। वो काम पर जिस रास्ते से जाया करती थी, अक्सर वहाँ बाजार लगा करता था, जहाँ पर बीकानेर के साथ साथ एक व्यक्ति छोला भटूरे का ठेला भी लगाता था। इस बाजार में छोले भटूरे की कितनी बिक्री है, जबकि ये छोले भटूरे वाला ग्राहकों के साथ कितनी घपलेबाजी भी करता है। क्यों ना मैं भी इस बाजार में छोले भटूरे बनाकर बेचूं? उससे ग्राहकों को उनके पैसे में पेट भरकर छोले भटूरे खाने को मिलेगा और मुझे एक नया रोजगार। सुमन 1 महीने तक कोठी में रोटी बनाने का काम करके मिले हुए तनख्वाह के पैसे से छोले भटूरे बनाने का सामान खरीद कर घर ले आती है और कुछ ही घंटों में अपने लंबे हाथों से छोले भटूरे बनाकर एक ठेले पर उसे सजाकर बाजार में बेचने जाती है। उस दिन मंगल मार्केट होने के कारण बाजार में लोगों की बड़ी भीड़ होती है। छोले भटूरे खा लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले भटूरे, 20 रुपए में 2 फूले हुए छोले भटूरे। यार निम्मी, चलकर छोले भटूरे खाते हैं। मगर मीता, ये छोले भटूरे वाली तो बाजार में नहीं लगती है, और देखना ये कितनी काली और भद्दी सी दिख रही है। मुझे तो इसे देखकर ही घिन आ रही है। पता नहीं इसके छोले भटूरे का स्वाद कैसा होगा। यार निम्मी, तू पढ़ी लिखी होकर किसी को उसके रंग से जज कर रही है। देख, मुझे तो छोले भटूरे बहुत पसंद है, मैं तो जा रही हूँ। मीता के जिद करने पर निम्मी उसके साथ ठेले पर आ जाती है और फिर दोनों मिलकर छोले भटूरे का ऑर्डर देती हैं। सुनो, जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दो। जी अभी देती हूँ मैडम जी।
सुमन फटाफट से अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके कढ़ाई से जल्दी जल्दी भटूरे निकालकर उसे प्लेट में रख देती है और फटाफट से प्लेट में छोले, प्याज, अचार, चटनी और सलाद लगाकर उन्हें खाने को देती है। सुमन के लंबे हाथों से छोले भटूरे परोसने का अंदाज देखकर मीता और निम्मी दंग रह जाती हैं। ये लीजिए मैडम जी। क्या बात है, तुम्हारे छोले भटूरे की सर्विस तो बड़ी फास्ट है। वो तो होगी ना निम्मी, दीपिका जितने लंबे हाथ जो हैं इनके। मीता और निम्मी को सुमन के बनाए छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं। थोड़ी ही देर में सुमन के छोले भटूरे का ठेला बाजार के लोगों की बड़ी भीड़ से घिर जाता है। अरे सुनो, जरा जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे देना और साथ में मिर्च, प्याज और अचार भी दे देना। जी अभी देती हूँ साहब जी। चल सुमन, जल्दी जल्दी अपने हाथों को चला, तुझे ग्राहकों को उनका ऑर्डर देना होगा। सुमन अपने लंबे हाथों से ठेले के दूर दूर खड़े ग्राहकों को भी आसानी से छोले भटूरे का प्लेट पकड़ा देती है। छोले भटूरे के व्यापार के पहले दिन सुमन रात के 10 बजे तक बाजार में छोले भटूरे बेचकर घर लौटती है। कारोबार के पहले दिन ही उसे बहुत अच्छी कमाई होती है। अब हर दिन वो गरीब बहू सुबह सुबह उठकर पहले अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाती, जिसके बाद वो भरी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर ढेर सारे छोले भटूरे बनाकर शाम को उन्हें बेचने बाजार जाती। तकरीबन 1 महीने के भीतर ही सुमन अपने छोले भटूरे के बेहतर स्वाद के लिए बाजार में छा जाती है। मगर अब मॉनसून का महीना शुरू हो जाता है और बारिश के कारण सुमन के ठेले पर छोले भटूरे खाने वाले ग्राहक घटने लगते हैं। आज फिर से इस बारिश के कारण मेरे बनाए हुए सारे के सारे छोले भटूरे बच गए। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, वो पहले की तरह छोले भटूरे खाने आ क्यों नहीं रहे। फिर सुमन अपने बनाए हुए छोले भटूरे का ठेला लिए उदास मन से घर आ जाती है। क्या बात है सुमन बहू, बाकी दिन तो तू खुश होकर घर आती है, आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। माँ जी, बारिश के कारण कोई भी मेरे छोले भटूरे खाने नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन से मेरे बनाए छोले भटूरे बच कर आ रहे हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मेरे काले रंग के कारण मेरे छोले भटूरे को नापसंद करने लगे हैं। बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राहक तो अच्छे खाने का स्वाद खोजते हैं और जहाँ उन्हें स्वाद मिलता है वो वहीं खींचे चले जाते हैं। तो क्या माँ जी मेरे बनाए छोले भटूरों के स्वाद में कमी आ गई है। बहू, कमी तुझ में या तेरे बनाए छोले भटूरे में नहीं, बल्कि इस बारिश के कारण है, जिससे लोग तेरे ठेले पर नहीं आ रहे। तू एक छोले भटूरे का दुकान खोल ले, फिर देखना लोग तेरे पास छोले भटूरे खाने आने लगेंगे। सुमन को अपनी सास सुमित्रा की कही बात ठीक लगती है और वो छोले भटूरे का दुकान खोल लेती है, जहां वो छोले भटूरे के साथ बूंदी का रायता भी रखती है, जिससे पहले की तरह ही उसके बनाए छोले भटूरे की बिक्री खूब बढ़ती है। और खास करके लोग छोले भटूरे खाने के साथ सुमन के लंबे हाथों को देखने वहां आते थे। अपने छोले भटूरे के व्यापार से सुमन को हर दिन अच्छी खासी आमदनी होती है, जिससे वह अपने ससुराल वालों के रहने के लिए पक्का 2 मंजिला मकान बना लेती है। और व्यापार बढ़ने के बाद रोहित भी सुमन के साथ छोले भटूरे के काम में उसका हाथ बटाता है। इस तरह से सुमन अपनी मेहनत और हुनर से छोले भटूरे के व्यापार से बड़ी सफलता हासिल कर लेती है।